लिख कर रख लेना ये सिलसिला मेरा, लिख कर रख लेना ये सिलसिला मेरा, जिला तुम्हारा होगा और काफिला मेरा। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं एसपी ठाकुर आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूँ। दोस्तों, वीडियो में आज बात करेंगे भारत का भूगोल, जिसमें जानेंगे भारत की नदियाँ। इससे पहले भारत की नदियों पर एक वीडियो आ चुका है जिसमें बात की थी सिंधु नदी तंत्र पर। जिसने ये वीडियो नहीं देखा है जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देख लेना। आज ये भाग 2 है जिसमें बात करने वाले हैं गंगा अपवाह तंत्र पर। गंगा अपवाह तंत्र या गंगा नदी तंत्र, इसको विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। भारत की नदियाँ, रिवर्स ऑफ इंडिया। जो भारत की नदियाँ हैं इनको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, या इसको ही क्या कहते हैं, दक्षिण भारत की नदियाँ। बात अगर करें हिमालय की नदियों में, तो हिमालय की नदियों में आपको सिंधु अपवाह तंत्र, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ, भाग 1 आ चुका है। गंगा अपवाह तंत्र, जिस पर आज बात करने वाले हैं। इसके बाद ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियाँ या दक्षिण भारत की नदियाँ, तो इसमें बात करेंगे पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ और पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। तो आज बात करते हैं गंगा अपवाह तंत्र पर। तो गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, बाएं तट से अगर बात करें तो रामगंगा, घाघरा, राप्ती, शारदा, गंडक, कोसी, महानंदा और गोमती, ये बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। और अगर बात करें दाएं तट से तो यमुना, चंबल, बेतवा, कैन, टोंस और सोन, इन सभी नदियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं गंगा अपवाह तंत्र में या गंगा नदी तंत्र में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण नदी है गंगा नदी। गंगा नदी जिसका उद्गम कहाँ से होता है, तो गंगोत्री हिमनद से होता है। उत्तराखंड में यह भागीरथी नदी के रूप में निकलती है। और बात करें समागम, तो यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। गंगा नदी की कुल लंबाई तो 2525 किलोमीटर, 25 किलोमीटर है। बात करें अगर गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है, अगर टोटल की बात करें तो 9,52,000 वर्ग किलोमीटर है, ये आपका टोटल है। और अगर इंडिया में बात करें कि गंगा नदी का भारत में कितना अपवाह क्षेत्र है, तो 8,61,452 वर्ग किलोमीटर भारत में इसका अपवाह क्षेत्र है। जो गंगा नदी है यह भागीरथी, गोमुख, गंगोत्री हिमनद से निकलती है तथा अलकनंदा जो सतोपंत हिमनद से निकलती है। इन दोनों के संगम को ही क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। और कहाँ पर, तो देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जैसे ही भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं 2 धाराओं के रूप में, तो वहाँ पर फिर इसको क्या नाम दिया जाता है, गंगा नाम दिया जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। कौन सा, गंगा अपवाह तंत्र। तो याद रखोगे कि भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, तो गंगा अपवाह तंत्र है। क्योंकि भारत में 4 जगहों पर महाकुंभ मेले का आयोजन होता है, जिसमें से 2 स्थानों पर तो गंगा के किनारों पर महाकुंभ का आयोजन होता है, एक प्रयागराज और दूसरा हरिद्वार। एक होता है उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, और एक होता है नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। भारत में प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। तो याद रखोगे गंगा नदी के किनारे कौन कौन से महाकुंभ का आयोजन होता है, तो प्रयागराज और हरिद्वार। अगर बात करें कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कहा जाता है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था, तो 2008 में दिया गया था। वहीं बात करें कि गंगा नदी को जीवित नदी का दर्जा तो 2017 में दिया गया था। गंगा नदी के अगर अन्य नामों की बात करें
तो बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। और वहीं ब्रह्मपुत्र से जैसे ही गंगा नदी मिलती है तो फिर इसको मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जब ये दोनों नदियां मिल जाती हैं तो किस नाम से जानी जाती हैं? मेघना नाम से जानी जाती हैं। याद रखोगे, ये परीक्षा में पूछा गया है कि मेघना किसको कहा जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलन को। वहीं पर पद्मा किस नदी को कहा जाता है? गंगा नदी को कहा जाता है। कहाँ पर? तो बांग्लादेश में कहा जाता है। जो भारत में सर्वप्रथम नौका परिवहन का आरंभ होता है वह गंगा नदी से ही प्रारंभ हुआ था। और जो भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग था जो कि 1986 में बनाया गया था, वह किस पर बनाया गया था? गंगा नदी पर बनाया गया था। तो याद रखोगे कि भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग किस नदी पर बनाया गया था? तो गंगा नदी पर बनाया गया था। और कब बनाया गया था? तो 1986 में बनाया गया था। इसके बाद बात करें कि गंगा नदी भारत की ऐसी पहली नदी है जिसके शुद्धिकरण का कार्य किया गया था। राजीव गांधी के द्वारा 1986 में गंगा कार्य योजना का आरंभ किया गया था। वहीं इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 में नमामि गंगा योजना आरंभ की गई थी। तो नमामि गंगे योजना आरंभ किसके द्वारा की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 2014 में की गई थी। जो गंगा नदी को शुद्ध करने का कार्य, शुद्धिकरण का कार्य सर्वप्रथम कौन से प्रधानमंत्री ने किया था? तो जो राजीव गांधी हुए हैं, इन्होंने 1986 में सर्वप्रथम गंगा कार्य योजना चला करके गंगा नदी को शुद्धिकरण करने का कार्य किया था। वहीं जो गंगा नदी की सबसे प्रमुख विशेषता है वह इसका प्रयाग है, जिसको संयुक्त रूप से पंचप्रयाग कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग या देव प्रयाग पूछ ली जाती है कि किन नदियों के संगम से बनते हैं। तो बात करते हैं विष्णु प्रयाग की। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम को क्या कहा जाता है? विष्णु प्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम को नंद प्रयाग, अलकनंदा और पिंडार के संगम को कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को रुद्र प्रयाग। वहीं बात करें कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम को क्या कहा जाता है? तो देवप्रयाग कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, याद रखोगे। और आप ये नोट्स बना लेना। अगर आप इनका PDF लेना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6265439090। इस पर आप मैसेज कर देना तो मैं आपको बिल्कुल फ्री में नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। अगर बात करते हैं कि गंगा नदी की सहायक नदियों की, तो बहुत सारी सहायक नदियां हैं। जिसमें बात करें अगर दाएं तट से तो यमुना, चंबल, बेतवा, कैन, टोंस और सोन, ये गंगा नदी में दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। अगर बात करें कि गंगा नदी से बाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो रामगंगा, घाघरा, राप्ती, शारदा, गंडक, कोसी, महानंदा और गोमती, ये सब कौन सी नदियां हैं? गंगा की सहायक नदियां हैं। और ये सभी नदियां मिलकर के गंगा प्लस ये सभी नदियां मिलकर करके कौन सा नदी तंत्र बनाती हैं? तो गंगा नदी तंत्र बनाती हैं। कौन सा नदी तंत्र बनाती हैं? गंगा नदी तंत्र बनाती हैं। तो चलिए इन नदियों को भी विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी की। तो यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सबसे इम्पोर्टेंट है, यमुनोत्री हिमनद से बंदरपूंछ जिला उत्तराखंड से यमुना नदी निकलती है। और चूंकि यह यमुना नदी की सहायक नदी गंगा नदी की सहायक नदी है तो जाकर के किस में मिलेगी? तो समागम तो आपको वैसे ही पता रहना चाहिए कि गंगा नदी में प्रयागराज में जाकर के मिल जाती है। बात करें कि यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 1375 किलोमीटर। कुछ नदियां हैं जिनकी आप लेंथ याद रखोगे। अपवाह क्षेत्र की बात करें तो 3,66,000 वर्ग किलोमीटर यमुना नदी का अपवाह क्षेत्र है। और इसकी सहायक नदी में बात करें तो मध्य प्रदेश की प्रमुख 3 नदियां हैं। कौन बनेगा करोड़पति? KBC, कैन, बेतवा और चंबल। KBC, कैन, बेतवा और चंबल यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये आप ट्रिक याद रखोगे
KBC कौन बनेगा करोड़पति, तो यमुना नदी बनेगी, कैन, बेतवा और चंबल। जो यमुना नदी है यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यमुना नदी है इसको भी जीवित नदी की संज्ञा दी गई है। अगर बात करते हैं कि यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, तो दिल्ली, आगरा, प्रयागराज, हमीरपुर और पौंटा साहिब। ये प्रमुख भारत के सभी शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब बात की है यमुना, तो यमुना की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं KBC, कैन, बेतवा और चंबल, इनको भी जान लेते हैं। तो बात करते हैं चंबल नदी। ये सभी किसका हिस्सा है, ये आप नहीं भूलोगे, गंगा नदी तंत्र का। क्योंकि जो यमुना है, यमुना किसका हिस्सा है, गंगा की सहायक नदियां हैं, और जो कैन, बेतवा और चंबल ये किसकी सहायक नदियां हैं, यमुना की। तो कहीं ना कहीं अंत में जाकर के किस में मिल जाएंगी, गंगा नदी में मिल जाएंगी। इसलिए ये किस नदी के अंतर्गत आती हैं, गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। बात करें चंबल नदी, तो इसका उद्गम जानापा पहाड़ी जो कि महू में है, मध्य प्रदेश से यह नदी निकलती है और यमुना नदी में इटावा उत्तर प्रदेश में जाकर के मिल जाती है। बात करें कि चंबल नदी की टोटल लेंथ कितनी है, तो 965 किलोमीटर है। और अगर इसकी सहायक नदी में बात करें तो काली सिंध, पार्वती, बनास और क्षिप्रा, ये चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इनको मैं MPG के, जब मैं मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान लेकर आऊँगा, और इस पर ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ 1 साल पहले, तो जिसने अभी ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लेना, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। इनको वहाँ पर मैंने बहुत विस्तार पूर्वक बताया है। वहीं जो चंबल नदी है यह 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। चंबल नदी किन 2 राज्यों की सीमा बनाती है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। याद रखोगे कि मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो कौन सी नदी बनाती है, चंबल नदी बनाती है। वहीं जो कालिदास का प्रमुख ग्रंथ है मेघदूतम में, उन्होंने चंबल नदी का वर्णन चरणवती नाम से किया हुआ है। और अगर बात करें कि चंबल नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, तो मध्य प्रदेश के जो प्रमुख शहर हैं श्योपुर, मुरैना, ये कोटा राजस्थान में आता है, महू और रतलाम, ये सभी कौन सी नदी किनारे बसे हुए हैं, चंबल नदी के किनारे बसे हुए हैं। चंबल के बाद बात करते हैं यमुना की दूसरी प्रमुख सहायक नदी बेतवा, जिसका उद्गम कुमारा गांव, रायसेन मध्य प्रदेश से निकलती है और हमीरपुर उत्तर प्रदेश में जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। बात करें बेतवा नदी की टोटल लेंथ, कुल लंबाई कितनी है, तो 480 किलोमीटर है। अगर बात करें इसकी सहायक नदियों की, तो बीना और धसान इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। जो बेतवा नदी है यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। तो याद रखोगे चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है और बेतवा नदी मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। ये MPG के अंतर्गत पड़ते हैं, लेकिन ये गंगा नदी तंत्र का भाग है, तो मैंने आपको यहाँ पर भी बता दी। वहीं बात करें अगर बेतवा नदी के उपनामों की, तो इसको मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषित नदी के आधार पर कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित है, तो इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। और बुंदेलखंड की जीवन रेखा, ये इसके प्रमुख उपनाम हैं। तो याद रखोगे कि मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो बेतवा नदी को कहा जाता है। वहीं बुंदेलखंड की जीवन रेखा तो बेतवा नदी को कहा जाता है। अगर बात करते हैं इसके पौराणिक नाम की, तो बेत्रवती इसका पौराणिक नाम है। अगर बात करें इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो सांची, ओरछा, गुना, विदिशा, हमीरपुर और झांसी इसके किनारे बसे हुए प्रमुख शहर हैं। अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बात करें कि इस नदी का वर्णन किन किन विद्वानों ने किया है, तो जो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी साहित्यकार और कवि हुए हैं, इन्होंने अपनी रचना कादम्बरी, वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी साहित्यकार एवं कवि कालिदास ने अपनी रचना मेघदूतम, वहीं कठिन काव्य का प्रेत कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के प्रमुख केशवदास ने रसिक प्रिया में बेतवा की तट का वर्णन किया है। तो याद रखोगे कि बेतवा नदी की किनको उन्होंने चर्चा की है, तो बाणभट्ट ने अपनी रचना कादम्बरी में, कालिदास ने अपनी रचना मेघदूतम में, तथा
कठिन काव्य का प्रेत कहे जाने वाले महाकवि केशवदास ने अपनी रचना रसिक प्रिया में बेतवा के तट का वर्णन किया है। बेतवा के बाद बात करते हैं कैन नदी। यह भी यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम कैमूर पहाड़ी कटनी मध्य प्रदेश से निकलती है और बांदा उत्तर प्रदेश में जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। बात करें कि कैन नदी का जो सहायक नदियां हैं वह कौन कौन सी हैं, तो सोनार और उर्मिल है। और जो यह नदी है इस पर कैन अभ्यारण्य बना हुआ है। कैन अभ्यारण्य कहाँ पर, छतरपुर में, जो कि मगरमच्छ और घड़ियाल संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। चंबल नदी पर भी चंबल अभ्यारण्य बना है मुरैना में, जो कि मगरमच्छ और घड़ियाल संरक्षण हेतु प्रसिद्ध हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। इसके बाद बात करें टोंस नदी, तो इसका उद्गम भी कैमूर पहाड़ी मैहर मध्य प्रदेश से निकलती है और गंगा नदी में जाकर के प्रयागराज उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। अगर बात करें टोंस नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो बेलन, बीहड़, महाना और ओड्डा इसकी ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके अन्य नाम याद रखोगे। इसके अन्य नाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है कि तमसा या तमस किस नदी का उपनाम है या अन्य नाम है, तो टोंस नदी का उपनाम या अन्य नाम है। इसके बाद बात करते हैं सोन नदी, जिसका उद्गम अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है और गंगा नदी में पटना उत्तर प्रदेश में जाकर के मिल जाती है। इसका भी सोन अभ्यारण्य बना हुआ है सीधी में। ये मध्य प्रदेश के प्रमुख 3 अभ्यारण्य हैं जो नदियों पर बने हुए हैं, सोन अभ्यारण्य, कैन अभ्यारण्य और चंबल अभ्यारण्य। और यह तीनों अभ्यारण्य मगरमच्छ और घड़ियाल संरक्षण हेतु प्रसिद्ध हैं। सोन सीधी में, कैन छतरपुर में और चंबल मुरैना में। याद रखोगे। अगर इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो 780 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी में बात करें तो रेहंद, कोयली, कन्हर और गोपत इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। जो सोन नदी है यह 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। सोन नदी के बाद बात करें रामगंगा नदी, जो कि नैनीताल उत्तराखंड से निकलती है और गंगा नदी में कन्नौज उत्तर प्रदेश में जाकर के मिल जाती है। रामगंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है कोह। कौन सी नदी है, कोह है। और इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो मुरादाबाद जो प्रमुख शहर है वह रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, 1935 में स्थापित किया गया था हेली नाम से। 1956 में इसका नाम जिम कॉर्बेट किया गया और आज वर्तमान में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वह इस नदी के कारण रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम कर दिया गया है। तो रामगंगा किस नेशनल पार्क से होकर प्रवाहित होती है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर के प्रभावित होती है। रामगंगा की बात कर रहे हैं। रामगंगा नदी के बाद बात करते हैं घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो मापचा चुंगो हिमनद तिब्बत से निकलती है और समागम तो गंगा नदी में छपरा बिहार में जाकर के मिल जाती है। अगर इसकी सहायक नदी में बात करें तो राप्ती और शारदा इसकी सहायक नदियां हैं और किनारे बसे शहर में तो अयोध्या, फैजाबाद और बलिया ये प्रमुख 3 शहर हैं जो किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, घाघरा नदी के किनारे बसे हुए हैं। नेपाल में घाघरा नदी को कर्णाली नदी कहा जाता है। तो याद रखोगे कि कर्णाली नदी किस नदी को कहा जाता है, घाघरा नदी को कहा जाता है। और कहाँ पर कहा जाता है, तो नेपाल देश में कहा जाता है। घाघरा की बात करें राप्ती नदी, तो इसका उद्गम रुकुमकोट नेपाल से निकलती है और घाघरा नदी में उत्तर प्रदेश में जाकर के मिल जाती है। राप्ती नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो गोरखपुर और बलरामपुर ये प्रमुख 2 शहर हैं जो राप्ती नदी के किनारे बसे हुए हैं। राप्ती के बाद बात करें शारदा नदी या सरयू नदी, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, शारदा नदी या सरयू नदी का मिलाम हिमनद से निकलती है नेपाल हिमालय से और बिहार में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है।
जो शारदा नदी है इसका उद्गम स्थल है मिलाम हिमनद, वहाँ पर इसको गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। और भारत नेपाल सीमा पर शारदा नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। तो काली नदी और गौरी गंगा किस नदी के अन्य नाम हैं? शारदा या सरयू नदी के अन्य नाम हैं। जो शारदा नदी है वह उत्तर प्रदेश के बहराइच में शारदा और घाघरा नदी के संगम को ही सरयू के नाम से जाना जाता है। तो याद रखोगे कि शारदा और घाघरा के संगम को किस नदी के नाम से जाना जाता है? सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गंडक नदी, जो कि मुस्ताग हिमनद तिब्बत से निकलती है और सोनपुर बिहार में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी के किनारे हाजीपुर, जो कि एक प्रमुख शहर है, वह बसा हुआ है। और इसके अन्य नाम में बात करें तो नारायणी और शालिग्रामी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि नारायणी या शालिग्रामी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो गंडक नदी जानी जाती है। ठीक है। गंडक नदी के बाद बात करें कोसी नदी, तो इसका उद्गम गोसाईनाथ चोटी नेपाल से यह नदी निकलती है और गंगा नदी भागलपुर बिहार में जाकर के मिल जाती है। जो यह नदी है यह अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। जो कोसी नदी है यह 7 नदियों के समूह से निर्मित हुई है और इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? तो सुपौल और सहरसा इसके किनारे बसे हुए 2 प्रमुख शहर हैं। इसके बाद महानंदा, जो कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से निकलती है और मालदा पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। महानंदा के बाद गोमती नदी होल्लर झील पीलीभीत पहाड़ी उत्तर प्रदेश से निकलती है और गाजीपुर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। गोमती नदी के किनारे प्रमुख 4 शहर बसे हुए हैं। लखनऊ इम्पोर्टेंट है, जौनपुर, गाजीपुर और सुल्तानपुर। याद रखोगे कि जो लखनऊ है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, क्योंकि जो लखनऊ है वह किसकी राजधानी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और गोमती नदी को ही लखनऊ की जीवन रेखा कहा जाता है। तो किस नदी को लखनऊ की जीवन रेखा कहा जाता है? गोमती नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आपका गंगा नदी तंत्र भाग 2। भाग 3 में बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और भाग 4 में बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां या दक्षिण भारत की नदियां। तो इस प्रकार आपकी नदियां कंप्लीट हो जाएंगी। भाग 1 में ऑलरेडी बात कर चुके हैं सिंधु नदी तंत्र पर। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।